नमस्कार। 11th क्लास की बुक भारत भौतिक पर्यावरण का आज हम तीसरा चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है अपवाह तंत्र। उसमें हम जानेंगे कि नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, बड़ी नदियाँ कौन सी हैं और नदियाँ कहाँ पर मिल जाती हैं आकर। तो सबसे पहले हम अपवाह तंत्र की डेफिनेशन जान लेते हैं, जिसमें निश्चित बहिकाओं बहिकाओं मतलब क्या होता है कि जो नदियाँ, ये आप लाइन दिख रहे होंगे, बहुत सारी लाइन है, इनको बहिकाएं बोलते हैं। मतलब जहाँ से नदियाँ निकलती हैं और बहती हुई जाती हैं। तो निश्चित बहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह, जो जल बह रहा है, जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। मतलब पानी का बहाव को अपवाह कहते हैं। इन बहिकाओं के जाल को, जो आप ये बिल्कुल जाल जैसा देख रहे होंगे, इन अपवाह के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं द्रोणी। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा, जैसे गंगा नदी है, उसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। मतलब यमुना नदी हो गई, गोमती और बहुत सारी जो नदियां होती हैं, गंडक, कोसी आदि, ये जब मेन नदी और सहायक नदियों के द्वारा जब उस अपवाहित क्षेत्र को, जहां जहां ये नदियां बहती हैं, उस क्षेत्र को द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरी द्रोणी से जब कोई सीमा अलग करती है, तो उसे जल विभाजक या जल संभर कहा जाता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक तो होती है अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियां, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये अरब सागर है, और बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी। अरब सागर का अपवाह तंत्र और बंगाल खाड़ी का अपवाह तंत्र, जिसमें अरब सागर में कुल अपवाह क्षेत्र 23% है, मतलब इस साइड नदियां ज्यादा नहीं गिरती हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी में लगभग 77% के आसपास नदियां गिरती हैं। तो जो अरब सागर का अपवाह तंत्र है, उसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार जैसी नदियां गिरती हैं। वहीं अगर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ नदियां देखें कौन कौन सी गिरती हैं, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल है। ये नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, जो कि डेल्टा भी बनाती हैं। वहीं अगर हम बात करें जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर, भारतीय अपवाह तंत्र द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रमुख द्रोणी, जो कि 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को शामिल है, जिसमें 14 नदियां आती हैं, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, ये नदियां जो लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास फैली होती है, उनको कहते हैं। फिर मन्नार नदी द्रोणी, इसमें 2000 से लेके 20,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास नदियां क्षेत्र शामिल करती हैं। इसमें 44 नदियां आती हैं, जिसमें कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि नदियां शामिल हैं। वहीं लघु नदी द्रोणी, जिसमें 2000 वर्ग किलोमीटर से कम जो क्षेत्र नदी घेरती है, उसमें नदियां आती हैं। ये बहुत सारी नदियां हैं, परंतु ये बहुत छोटी है। भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल हैं। ये 3 बड़े भूभाग आकृतियों में डिवाइड है, मतलब इनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हिमालय नदियां, जो कि नॉर्थ इंडिया के आसपास से ऊपर से निकलती हैं, जिसमें चाइना से भी कुछ नदियां निकलती हैं, जो कि चाइना के हिस्से में पार्ट है, जैसे सिंधु नदी आदि, ब्रह्मपुत्र वगैरह। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, द्रोणी शामिल है। यहाँ की नदियां 12 मासी होती है, मतलब ये 12 महीने बहती रहती हैं, क्योंकि ये ग्लेशियर पिघलते रहते हैं और ये नदियां बहती रहती हैं। ये नदियां गहरे माखड्डों से गुजरती हैं और बी आकार की घाटियां बनाती हैं, और ये जलप्रपात यानी वाटरफॉल भी बनाती हैं। वहीं अगर हम बात करें, जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं, तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां बनाती हैं, समतल घाटियां, गोखुर झीलें और बाढ़ग्रस्त मैदान, मतलब ऐसे मैदानों से गुजरती हैं जो कि बाढ़ जहाँ आती है, गुम्फित गुफाएं और डेल्टा आदि का निर्माण करती हैं। हिमालय क्षेत्र में नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है। जब ये हिमालय से निकलती हैं, तो इनका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, क्योंकि
ये पहाड़ों के बीच से निकल रही होती है। कोसी नदी, बिहार में एक नदी बहती है कोसी नदी, जो कि बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये हर साल अपना रास्ता बदलने के लिए मशहूर है। और जब ये नदी बिहार में बहती है तो लाखों लोगों के लिए तबाही के रूप में देखी जाती है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में, जो कि हिमालय नदी तंत्र का हिस्सा है। सिंधु नदी तंत्र यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। सिंधु नदी तंत्र, इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। मतलब ये निकलती है जहाँ से और जहाँ तक मिलती है जाके उसे 1100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक शामिल है। भारत में यह हिमालय में सबसे पश्चिमी नदी मानी जाती है। इसका उद्गम स्थल तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू, जो एक ग्लेशियर है, बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है और जो कि 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में से सिंगी खावान अथवा शेर का मुख कहते हैं। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बाल्टिस्तान, जो कि गिलगित बाल्टिस्तान जिसे कहते हैं, बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह जम्मू कश्मीर के गिलगित में प्रवेश कर जाती है। यहाँ महाखंड बनाती है, महाखंड जिसे मतलब बड़े बड़े खड्डे बनाती है, और चिल्लर के निकट दर्दिस्तान में प्रवेश कर जाती है। सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं, जिसमें श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, द्रास आदि नदियां शामिल हैं। अंत में यह नदी अटक के निकट में पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी में मिल जाती है। दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां खुर्रम, गोमल, संगर, बियोवा और तोची नदियां आदि शामिल हैं। ये सभी नदियां सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं, जो कि पाकिस्तान और भारत के आसपास सुलेमान श्रेणी देखने को मिल जाएगी। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिथनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद मतलब सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम आदि नदियों का जल प्राप्त करती है और कराची के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं झेलम नदी के बारे में, जो कि इन पंच नदियों का हिस्सा है और सिंधु की सहायक नदियां भी है। सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी, इसका उद्गम कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व में पीर पंजाल गिरपथ स्थित बेरीनाग झरने से निकलती है। मतलब ये बेरीनाग झरने से पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है। श्रीनगर और बूलर झील से बहते हुए यह एक तंग माँ खड्डे से गुजरती हुई पाकिस्तान के झंग के निकट यह चेनाब नदी से मिल जाती है। मतलब जो झेलम नदी है वो चेनाब नदी में मिल जाती है। मैंने आपको एक प्लेलिस्ट जो बना रखी है नदियों की, उसमें इन नदियों के बारे में विस्तार से चर्चा की है, आप उनको देख सकते हैं। वहीं चेनाब रिवर की अगर बात करें, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चंद्रा और भागा, मतलब चंद्र और भागा दो नदियों से मिलकर बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट आपस में मिल जाती हैं। इसे चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में बहने से पहले यह नदी 1180 किलोमीटर बहती है। अब रावी की बात कर लें। सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। हिमाचल के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे से निकलती है और चंबा घाटी से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। वहीं ब्यास नदी की बात करें, सिंधु नदी की सहायक नदी है। समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास रिवर ब्यास कुंड से नाम से जानी जाती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती हुई और धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में माखड़ का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, जहां हरी के पास
हरिके बैराज है, हरि के पास सतलुज सतलुज नदी में जा मिलती है। अब सतलुज नदी की बात करते हैं। सतलुज नदी तिब्बत में 4,555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर से निकलती है और लांगचेन खम्बान नाम से जानी जाती है। आइए अब हम बात कर लेते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। इसका स्रोत भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से है, जो कि आप उत्तराखंड में देख सकते हैं। उत्तराखंड से दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जिसमें गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना। गंगा का नाम सबसे पहले भागीरथी होता है, फिर अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं, जब उसका नाम गंगा पड़ जाता है। दाएं किनारे पर यमुना और सोन नदी बहती है साथ में। बाएं किनारे से घाघरा, गंडक, कोसी आदि नदियां सहायक नदियों के रूप में चलती हैं। विस्तार से गंगा नदी के बारे में अगर हम जाने तो यह नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से लगभग 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यह मध्य एवं लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखंडों से होते हुए देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा के मिलने से गंगा नाम पड़ता है इसका। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद से है। ये अलकनंदा धौली और विष्णुगंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो कि जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिल जाती हैं। अलकनंदा की सहायक नदी पिंडार है, जो इसे कर्णप्रयाग में मिलती है, जबकि काली या मंदाकिनी इसे रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है और तिब्बत में यारलुंग सांगपो नाम से जानी जाती है। भारत में इसे ध्यान, उसके बाद फिर से ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। जब ये बांग्लादेश में मिलती है तब जमुना कहलाती है और इसका जल बहाव बहुत अधिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कैचमेंट एरिया इसका। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है कैलाश पर्वत, जो कि कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर वहां से निकलती है, तब इसका नाम होता है यारलुंग सांगपो। परंतु जब ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तब इसका नाम हो जाता है दियांग और फिर ब्रह्मपुत्र नाम से आगे बढ़ती है। हिमालय के गिरपद में यह सिसंग या दिसंग के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे, जो कि सदिया एक जगह है, वहां से पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग या सिकांग और लोहित नदी मिलती हैं। इसके बाद यह ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। असम घाटी में 750 किलोमीटर की यात्रा में इसमें असंख्य नदियां आकर मिलती हैं। बाएं तट पर नदियां जो मिलती हैं उसमें बूढ़ी दिहंग और धनसरी दक्षिण में मिलती है। दाएं तट पर सुबनसिरी, कामेंग और मानस संकोरा है। सुबनसिरी तिब्बत से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदी ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी, जो कि तीस्ता नदी के दाहिने किनारे पर मिलती है, तब इसका नाम पड़ जाता है जमुना। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपर्दन के लिए जानी जाती है। अब हम आगे बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रमुख नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां, और पश्चिम की ओर मतलब अरब सागर में जो गिरती हैं उनमें नर्मदा, तापी और माही नदियां आदि शामिल हैं। तो हम बात कर लेते हैं महानदी की, जिसमें हम यह नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है और उड़ीसा में बहती हुई अपनी जलधारा बंगाल की खाड़ी में गिराती है। 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है
और लगभग 1,42,000 वर्ग किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया मतलब जलग्रहण है। वहीं गोदावरी नदी की बात करें, यह सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्रोत जहां से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। इसका विसर्जन मतलब बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। सहायक नदियां पेनगंगा, पाणिता, इंद्रावती, मंजीरा, सबरी और मनेर जैसी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। गोदावरी की सहायक नदियां आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से गुजरती हैं। अब बात कर लेते हैं कृष्णा नदी की। पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जो सह्याद्री के महाबालेश्वर से निकलती है और लंबाई 1401 किलोमीटर है। सहायक नदियां कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, कुंडली, मालप्रभा, घाटप्रभा, एरला, वारणा आदि नदियां इसमें शामिल हैं। जल ग्रहण क्षेत्र इसका है 27% महाराष्ट्र में इसका जल ग्रहण क्षेत्र है, 44% कर्नाटक में, 29% आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अब बात करते हैं कावेरी नदी की। कर्नाटक के पास कोवाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। लंबाई 800 किलोमीटर, अपवाह क्षेत्र 81,155 वर्ग किलोमीटर का इसका अपवाह क्षेत्र है। कम उतार चढ़ाव के साथ बारहमासी बहने वाली नदी है, क्योंकि इसके ऊपरी क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब गर्मी और निम्न क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी मानसून मतलब सर्दी से वर्षा होती है। 3% केरल, 41% कर्नाटक और 56% तमिलनाडु में बहती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जिसमें अमरावती, काबिनी और भवानी नदियां शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं पश्चिम की ओर जो नदियां गिरती हैं, जिसमें नर्मदा नदी शामिल है। यह नदी अमरकंटक के पश्चिम से लगभग 1,057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य यह भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड्डों और जबलपुर के निकट धुआंधार जल प्रपात यानी वाटरफॉल बनाती है। लगभग 1312 किलोमीटर की दूरी तक बहने के बाद यह बड़ौज के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारनद मुख मतलब अरब सागर की तरफ जो नदियां गिरती हैं वो ज्वारनद मुख बनाती हैं, और पूरब की ओर मतलब बंगाल खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। मतलब अरब सागर में एस्टुरी बनता है और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनता है। अब लूनी नदी की बात कर लेते हैं। अरावली के पश्चिम से लूनी नदी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मतलब अरावली पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती हैं, जो कि गोविंद मठ के निकट आपस में मिल जाती हैं। तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती हैं। उसके बाद दक्षिण पश्चिम में बहती हुई कच्छ के रन में जा मिलती हैं। नदी तंत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे इनका विशेषता जान लेते हैं। स्रोत हिमालय नदियों का हिमनद, प्रायद्वीपीय नदियों का जो स्रोत होता है ज्यादातर नदियां बहने का वो वर्षा होता है। इनका प्रवाह पूरे वर्ष होता है जो हिमालय नदियों का होता है, और प्रायद्वीपीय नदियों का मौसमी मतलब जैसे जैसे मौसम होता है उस हिसाब से नदियां बहती हैं। घाटी हिमालय नदियां गहरी व्याकार की घाटियां बनाती हैं और प्रायद्वीपीय नदियां उथली व चौड़ी होती हैं। बहाव दिशा हिमालय नदियों का दक्षिण पूरब की ओर बहाव होता है, वहीं प्रायद्वीपीय नदियों का अलग अलग तरीके से कुछ पूरब की तरफ गिरती हैं और कुछ पश्चिम की तरफ गिरती हैं। झीलें मीठे पानी की झीलें, जिसमें वूलर और मतलब डल वूलर और नैनीताल जैसी झीलें हैं। नमकीन पानी की झीलें राजस्थान में संभर है। वहीं चिल्का लेक जो कि भारत की सबसे बड़ी झील भी है चिल्का लेक, और वो खारे पानी की झील भी है। कृत्रिम झीलें मतलब गोविंद सागर झील जो कि बनाई गई है, मानव द्वारा निर्मित है, जिस पर भांगड़ा नागल डैम भी है।
जल विभाजक मतलब वाटर डिवाइड डिवाइड क्या होता है, वह ऊंचे या पर्वतीय क्षेत्र जो दो नदी तंत्रों को अलग करते हैं उन्हें जल विभाजक कहते हैं। जैसे अमरकंटक नर्मदा और सोन नदी को अलग करता है। तो ये वीडियो यहाँ ही समाप्त होती है और ये चैप्टर भी ये खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।